नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए, जो कि आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने इसके बहुत सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिया है, तो आप लोग उसको देख लेना जिन लोगों ने उसको नहीं देखा हुआ है तो। और हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जनरल स्टडीज़ के नाम से यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इससे पहले देखिए हमने हिंदी का भी पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें भी हमने बहुत सारे चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों जो पार्ट आपका है पेपर 1 और पेपर 2 का, तो वो हम आपका टाइम से पहले फिनिश करा देंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जनरल स्टडीज़ में मैंने आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो आज जो हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे, तो आज जो है हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंटल की जो प्रॉपर्टी या फिनोमिना है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओजोन लेयर के बारे में, और इसका डिप्लेशन जो हो रही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है इसका डिस्कवरी किसने किया था। तो देखिए इसका जो डिस्कवरी है वो हेनरी बोसेन और चार्ल्स फेब्रिन के द्वारा ये किया गया था। तो ये दो नाम आप लोग याद रखना है, इसको ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जो ओजोन लेयर है, तो ये जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर का है, यदि हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ये एग्जिस्ट करती है, और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया होगा। तो वहीं पे जो है इसके फॉर्मेशन और इसका जो डिप्लेशन जो होती है तो वो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ही होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो देखिए जो ओजोन है तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है एटमॉस्फेयर का, जो कि ये इसकी जो एल्टीट्यूड होती है वो 15 से 25 किलोमीटर के बीच में थी, इसी रीजन में ही जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब देखिए इनका जो फॉर्मेशन होता है ये एटमॉस्फेयर में होती है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है ये प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं तो वो अगर यहाँ पे जब ऑक्सीजन पे पड़ती है तो यहाँ पे इनका डिकम्पोजिशन होती है। अब यहाँ पे देखिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं जो सन से आते हैं, तो यदि वो अगर 260 नैनोमीटर से यदि इनका कम होती है, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ अगर शॉर्टर होगी, तो उन्हीं के चलते डिकम्पोजिशन हो जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रिएक्शन समझिए, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, तो वो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब पड़ती है इनके ऊपर में तो ये ब्रेक कर जाता है। अब फर्दर जो है ये जो ऑक्सीजन जो है फर्दर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो यहीं पे ओजोन बनती है। और फर्दर यहाँ पे जो है इनका इसी तरीके से डिकम्पोजिशन ये होते रहती है और ये बनते रहती है, तो ये कंटिन्यूस फिनोमिना होती है। तो मोस्टली देखिए जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन जो होता है तो वो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में पाई जाती है। और इसके जब आप लोग स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आप लोग जाइएगा या फिर नीचे आइएगा, इसके जो जहाँ पे जो एंडिंग होती है, तो ओजोन का जो परत होती है वो डिक्रीज करते जाती है। तो इसीलिए मोस्टली जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के मिडिल पोर्शन में आपको अधिकतर ओजोन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए जो ओजोन है तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट एक फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है। फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का। तो सोलर रेडिएशंस को ये ऑब्जर्व करती है, केवल उन्हीं को ऑब्जर्व करेंगे कि जिनकी जो वेवलेंथ होता है वो 200 नैनोमीटर से लेकर 315 नैनोमीटर के बीच के रेंज की होती है। तो ये अब रेंज आप लोग याद रखना। तो देखिए जो ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है, तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, तो इसीलिए इसको हम लोग ओजोन ब्लैंकेट के नाम से ही बोलते हैं हम लोग। और जैसे कि आप जानते हैं कि ओजोन लेयर यदि स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जैसे कि एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हम लोग ओजोन बोलते हैं, या फिर इनको हम लोग ओजोन ब्लैंकेट बोलते हैं हम लोग। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हार्मफुल जो कि रेडिएशंस होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, तो वो उनको एब्जॉर्ब करने में इफेक्टिव होता है, जो कि सन से आते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे ये सन है, तो सन से जो भी यूवी जो लाइट विजिबल लाइट जो होते हैं इसके, तो इसके अंदर में बहुत सारे जो मेनली जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, विजिबल लाइट हो गया और इंफ्रारेड रेज हो गया। तो इन सभी को जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो जो भी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं यूवी रेज का, रेडिएशंस का जो कि सन से आते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर रीजन का है, और जैसे
अर्थ है, यहाँ पे अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस पे फिर जब आप लोग ऊपर जाइएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है ट्रोपोस्फेयर, और जो एंडिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर रीजन होती है। तो इसी रीजन में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि जो ओजोन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब सन से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस आएंगे तो उनको ये ऑब्जर्व करने काम करेगा। तो इसी कारण से है कि जो रेडिएशन जो अभी अर्थ पे प्रेजेंट अगर आ जाएंगे, यानी कि जो भी प्रेजेंट रहते हैं, जो भी क्रिएचर्स या ह्यूमन बींग्स है, तो वो अगर जो सोलर रेडिएशन है जो कि हार्मफुल होते हैं, तो वो अगर डायरेक्टली अगर आ जाएगा अर्थ सरफेस पे, तो इससे बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओजोन है उन सबको ऑब्जर्व कर लेती है, तो इसीलिए हमें ये बचाए रखती है डैमेजिंग इफेक्ट से। तो यही इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव शील्ड, हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर को। तो क्योंकि देखिए जो लिविंग सेल्स होते हैं ह्यूमन को, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के चलते। तो इसलिए ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है जो भी डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं, जो भी अल्ट्रावायलेट से कॉज हो सकती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ओजोन लेयर अगर प्रेजेंट नहीं होता, तो अगर मान लीजिए कि अगर नहीं रहता, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज अगर हो जाए ओजोन लेयर का, अगर ये नहीं रहे, तो इसके चलते पर्सन्स में स्किन कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और ये दिन पे दिन जो है ओजोन लेयर डिक्रीज भी होते रही है, क्योंकि रिसर्च में भी आया हुआ है कि जो अंटार्कटिका रीजन है, तो वहाँ पे ओजोन लेयर की जो परत है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो इसके बीच में जैसे कि इसके अंदर में छेद होते जा रही है, यानी कि वो होल होते जा रही है, जो कि हम लोग उसको ओजोन होल बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे इसको। तो आप लोग बस याद रखना है इसको कि ओजोन लेयर है, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव शील्ड या फिर इसको ओजोन ब्लैंकेट किस लिए बोलते हैं हम लोग। और ओजोन लेयर का इसका जो डिस्कवरी है, तो वो 1913 में इसका डिस्कवरी किया गया था बाय फ्रेंच फिजिशियन चार्ल्स फेब्रिन और हेनरी बोसन के द्वारा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो आप लोग इसको भी याद रखना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओजोन लेयर जो है तो इसकी डिप्लेशन किस कारण से हो रही है। तो देखिए जो ओजोन लेयर है, तो जो डिप्लेशन होती है इसकी, तो वो दो कारण से इसके हो सकती है। दोनों रीजन इसके होते हैं, एक होता है बाय नेचुरल प्रोसेसेस से और दूसरा होता है बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। यानी कि नेचुरल तरीके से भी और आर्टिफिशियली, दोनों तरीके से ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय नेचुरल प्रोसेस से। तो देखिए जो नेचुरल प्रोसेस से ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होती है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये एक नेचुरली अकरिंग होता है कि जो कि ये स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में, ये वहाँ पे आपको कुछ इसके ट्रेसेस वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब देखिए जब ये वहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में वहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, तो जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली जो एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो उनके साथ जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब देखिए जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पे ये बनाती है फर्दर, और रिएक्शन करते हुए ऑक्सीजन जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन रोल ये प्ले कर क्या कर रहा है यहाँ पे कि सिंस ये एक्साइटेड जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो उनके साथ ये रिएक्शन करके उनको ये डिक्रीज कर देती है उसको, यानी कि उसको रिमूव कर देती है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसी के चलते ओजोन की फॉर्मेशन होती है। तो जब ये इसी की कमी हो जाएगी, तो ओजोन फिर जो बनेगा उसका निर्माण तो होगा नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको डिस्ट्रॉय करने में, यानी कि ओजोन लेयर को। अब देखिए फर्दर यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, तो इसकी फॉर्मेशन तो हो जाती है। तो ये जो है अब ये सेकेंड ओजोन मॉलिक्यूल को ये डिस्ट्रॉय करेगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन करके। तो जो एनओ जो कि फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्मेशन हुआ नाइट्रस ऑक्साइड से, तो ये फर्दर जो है अब ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, ये जो है ओजोन प्रेजेंट रहती है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा और उसको ये ब्रेकअप कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। तो इसी तरीके से जो देखिए जो एनओ है फर्दर ये डिस्ट्रॉय करते रहते हैं बहुत सारे जो ओजोन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी कारण से जो एनओ है, यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो ये बहुत ही इसका डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं। क्योंकि जो एनो मॉलिक्यूल होता है, तो ये एक सेटअप चेन रिएक्शन कर देता है वहाँ पे। तो इसी कारण से ये जो है बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को अगेन एंड अगेन उसको रिमूव करता रहेगा, केवल एक एनो मॉलिक्यूल। अब देखते हैं किस तरीके से जो है ह्यूमन एक्टिविटी ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रही है। तो इसके लिए देखिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें जो मेजर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरो को जो कार्बन्स होते हैं, तो ये कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि CF Cl3 हो गया, CF2Cl2 हो गया, इसके बाद अगला है CF2Cl हो गया। तो इनको कॉमनली फ्रियोन्स बोली जाती है। और इनका देखिए ये जो भी कंपाउंड्स है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये सारे प्रॉपर्टी आपका दिया हुआ है, जैसे कि पहला है लो बॉइलिंग पॉइंट होना, दूसरा है लो विस्कोसिटी होना और ऑर्डरलेस होना,
नॉन टॉक्सिक होना और नॉन फ्लेमेबल होना। तो यही सारे जो प्रॉपर्टी है, तो इसी के चलते क्या है कि इनका जो है हम लोग बहुत सारे चीज़ों में अप्लायंसेस के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो जैसे कि लार्ज जो अमाउंट ऑफ ये जो प्रोडक्ट जो होते हैं, तो इनको हम लोग एयर कंडीशन में हो गया, रेफ्रिजरेटर में ये हो गया, स्प्रे कैंस में हो गया, और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं इन सारे कंपोनेंट को। तो देखिए, जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो जब ये कंपाउंड जो है जब ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे ये एयर पोल्यूशन कॉज करती है। अब यही एयर पोल्यूशन कॉज होने के चलते, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जब ये लेयर में आ जाते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे फिर ओजोन जो मॉलिक्यूल है, यानी कि जो ओजोन प्रेजेंट है, तो उसके साथ ये केमिकल रिएक्शन करता है। यानी कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो ये रिएक्शन करते हैं वहाँ पे जाने के बाद ओजोन के साथ। तो इसी के चलते क्या है कि जो ओजोन लेयर का जो परत है वो उसकी लॉस होती है। तो ये इसलिए ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिप्लेशन करने में ओजोन लेयर का। तो देखिए, जो ओजोन होल है, यानी कि जो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रही है, तो इसका जो होल्स है, तो वो मैक्सिमम होता है पोल के ऊपर में। और ये देखिए, इसका भी एक ड्यूरेशन होता है, यानी एक सीजन होता है किस मंथ में, तो वो होता है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच। तो इस महीने जो है, इन महीनों के दौरान जो है, पोल पे जो ओजोन होल का जो परत है वो मैक्सिमम होती है होल होने की। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कि क्वेश्चन देखिए कि ओजोन होल एबव पोल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब देखिए, जैसे कि ओजोन होल है, तो ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोल्स के ऊपर में। और उसमें से भी ये पूछा गया है कि मैक्सिमम कब होती है, किस मंथ में होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है जनवरी फरवरी, जुलाई अगस्त, अप्रैल मई, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन होल है, ये पोल पे मैक्सिमम तो होता है, लेकिन ये जो है, ये सितंबर से लेके नवंबर के बीच में होती है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट रेंज में आ जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम बात किए थे आपको कि पोल पे ज़्यादा मैक्सिमम होल होता है ओजोन लेयर का, और वो भी इसका होता है अंटार्कटिक रीजन पे। अंटार्कटिक रीजन जैसे कि साउथ पोल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि ये है अक्टूबर 1981 का, और ये है डेटा अक्टूबर 1991 का। तो आप देख सकते हैं कि जो ओजोन होल है 1981 में ये इतना सारा था, लेकिन ये 1991 में 10 साल के अंदर में ये बहुत बड़ा ओजोन होल हो चुकी है, जो कि अंटार्कटिक रीजन पे है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, जो मैन मेड जो भी कंपाउंड है, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटी के चलते जो डिप्लेशन हो रही है ओजोन लेयर का, तो हमें इसे बचा के रखना होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि ओजोन ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन इन द रेंज ऑफ, यानी कि जो ओजोन है वो सोलर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती है, तो वो किस रेंज को यानी कि वो जो है उसको ऑब्जर्व करती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, कि जैसे वो ओजोन लेयर जो है, तो वो ऑब्जर्व करती है सोलर रेडिएशंस को। तो वो रेंज होती है, तो वो उसका जैसे कि 200 नैनोमीटर से लेके और 315 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेट रेंज देखना होगा। तो इसमें देखिए, जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेट रेंज में आपका आ जाएगा, जिसमें कि मिनिमम और मैक्सिमम आपको देखना है यहाँ पे। अब देखिए, इसमें सी दिया हुआ है, तो ये रेंज से बाहर है, और डी भी आपका रेंज से बाहर है, तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। लेकिन ए वाला में देखिएगा, तो इसमें दिया हुआ है 240 से 280 के बीच में दिया हुआ है। तो जो कि आपका क्या है, ये मैक्सिमम लिमिट ही दिया हुआ है 280 तक, लेकिन होता है 315 तक, यानी 315 तक होती है। तो ये भी आपका इस तरीके से नहीं हो पाएगा। और ये आप जब इसको देखिएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली उस रेंज में आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, आपका राइट आंसर बी आप लोग मार्क कर सकते हैं इसको। तो अभी तक आपने ओजोन लेयर के बारे में देखा, किस तरीके से उसकी डिप्लेशन हो रही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमिना के बारे में, और कैसे जो है ग्रीन हाउस गैसेस कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो ये हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक फिनोमिना है अर्थ सरफेस का हीटिंग होने का। यानी कि जो रेडिएशंस होते हैं जो सन से आते हैं, तो वो अगर रेडिएशन जो है वो अगर ट्रैप हो जाता है अर्थ सरफेस पे, तो उसी के चलते क्या है कि जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ये एक टर्म जो है ग्रीन हाउस, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो ये किस तरीके से है, तो ये आप लोग सबसे पहले समझना है। यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाउस हम लोग बोलते हैं को एक ऐसा ये अरेंजमेंट होता है, जिसको कि हम लोग, ये स्ट्रक्चर होती है कि जिसमें प्लांट जो होता है उनको ग्रो की जाती है, उनको एक सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दी जाती है। जहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अलग से एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है। तो ये एक अरेंजमेंट होता है ग्रीन हाउस, जिसके अंदर में प्लांट जो होते हैं ये ग्रो करते हैं। और ये जितने भी एरिया में प्लांट रहते हैं, तो उन सभी को एक ऊपर से एक ग्लास होती है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ग्लास का, तो उससे उसको कवर कर दी जाती है।
अब इसी के अंदर में जो प्लांट होते हैं वो एक रेगुलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर में वो ग्रो करते हैं। अब देखिए जो भी मटेरियल इनके अंदर में रहेंगे, इनका ग्रीन हाउस गैस के अंदर में, तो सनलाइट जब इनके ऊपर आएगी यहाँ पे, तो ये ग्लास का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ से हीट तो अंदर तो आएंगे, लेकिन ये अब हीट रेडिएशन जो भी अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो उनको फिर ये बाहर नहीं जाने देगा। तो इस कारण से क्या है कि जो इसके अंदर का जो टेम्परेचर रहता है तो वो थोड़ा वार्मर रहता है। तो ये हम लोग ऐसे जगह पे इनका यूज़ करते हैं कि जहाँ पे थोड़ी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट है तो उनको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो वो ठंडे अगर रीजन है तो वहाँ पे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे प्लांट, तो उनको फेवरेबल कंडीशन देने के लिए ग्रीन हाउस गैस की एक अरेंजमेंट की जाती है। तो इस तरीके से प्लांट को ग्रो की जाती है। देखिए जो प्लांट रहेंगे इनके इनसाइड में, जो ग्रीन हाउस के गैस के अंदर, जो ग्रीन हाउस के अंदर में जो रहते हैं, तो ये सर्वाइव इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर में जो फेवरेबल कंडीशंस रहती है और बाहर जो इसका है तो वो टेम्परेचर जो है वो अनफेवरेबल रहती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो आपने अभी ग्रीन हाउस के बारे में समझा कि वो अरेंजमेंट कैसी है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अब देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर में आप जानते हैं कि बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, एयर एयर में प्रेजेंस है। तो उसमें जैसे कि प्रीडोमिनेंट गैस है CO2 है। तो CO2 के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है, जो विजिबल लाइट होते हैं तो उनको ये जो लाइट, जो भी लाइट में जो विजिबल लाइट होता है तो उनको ये तो पास कर देता है, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं तो उनको जो CO2 एब्जर्व कर लेती है। अब क्योंकि देखिए जो भी ये जो रेडिएशन जो होते हैं तो ये अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आते हैं। तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो जो CO2 है तो इनको जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं तो उनको ये ट्रैप कर लेता है, यानी कि उसको ऑब्जर्व कर लेगा। अब जब यहाँ पे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है जब उनको ऑब्जर्व कर लेगा CO2 मॉलिक्यूल जो है, तो अब ये जो थर्मल रेडिएशंस होंगे तो ये फिर से चारों तरफ ये रेडिएट होने लगते हैं, फिर री इमिट ये होते रहते हैं, और कुछ रेडिएशन जो होते हैं तो वापस जो है अर्थ सरफेस पे वो दोबारा आ जाते हैं। तो इसी के चलते क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप हो जाती है, और साथ में जो एयर और अर्थ है तो ये सारे चीज जो है ये हीटअप हो जाते हैं। तो यही जो हीटिंग हो रहा है अर्थ का, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन ट्रैप हो रहा है CO2 के द्वारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से ग्रीन हाउस का ही अरेंजमेंट हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जैसे CO2 तो एक मेन तो गैस हो ही गया, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कॉमन एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं कि जिनका प्रीडोमिनेंटली इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, या फिर जो ग्रीन हाउस वार्मिंग जो करते हैं यहाँ पे उनके लिए। तो इसके लिए देखिए जो मेन आपका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और उसके बाद फिर वाटर वेपर भी हो गया, ओजोन हो गया और मीथेन हो गया। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये मतलब कि आपको याद रखना है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटमॉस्फेयर का हीटिंग अप के लिए, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो फिनोमिना होती है तो उनको कॉज करने के लिए। अब देखिए क्या है कि जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन ये भी इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे। तो इसी कारण से है, ये जितने भी कंपोनेंट है इनका जो कंसंट्रेशन है, जैसे CO2 का, या फिर जो CH4 मीथेन है, और उसके बाद जो N2O है और CFC है, तो ये इंक्रीज तो होते ही रह रही है जब जैसे ही एयर पॉल्यूशन और इंक्रीज हो रही है। तो अब इनका जब यदि ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा एयर में तो और भी ज़्यादा वार्मिंग होगी, यानी कि और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस को, और जब इंफ्रारेड रेडिएशन चारों तरफ वो री रेडिएट होंगे तो अर्थ सरफेस और भी हीटअप होगा, तो इससे जो एवरेज टेम्परेचर है तो वो भी इंक्रीज करता चल जाएगा। तो इस कारण से क्या है कि इससे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इसके, तो जो कि हम लोग आगे इसको दिखेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जो गैसेस होते हैं तो ये थर्मल आयर रेडिएशन जो मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं CO2 मॉलिक्यूल, जैसे आप CO2 जैसे है वो ऑब्जर्व करता है थर्मल आयर रेडिएशंस को, और ये जो है रीडायरेक्ट करते हैं मोर और मोर, यानी कि जितने भी थर्मल रेडिएशंस आयर एनर्जी होती हैं, तो इसी के चलते जो है अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रही है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच इज ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें से, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ H2 है, CH4 है, O2 है और NH3 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि CH4, जो कि मीथेन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सा इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो देखिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका है ही, लेकिन कुछ स्मॉल जो इफेक्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का भी होती है, लेकिन ये उस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट तो इनका होती ही है। और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन जो होती है किसी भी तरीके से ये ग्रीन हाउस को कॉज नहीं करती है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है मतलब ये कहीं भी या कोई भी केस में ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को या फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये कॉज नहीं करती है, लेकिन इनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहती है ये। तो ये आप लोग ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन आपको दिया क्या गया है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या रीजंस है या क्या वो सारे कॉजेज हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इमिट हो रहे हैं अर्थ सरफेस पे, और जिनसे कि बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मॉडर्न ह्यूमन एक्टिविटीज है तो वही है कि जो सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ जो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में, तो वो है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बोलते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपका हो गया। तो इनका यदि हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इतना ही ज़्यादा क्या होगा, CO2 रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो वो CO2 जितना ज़्यादा रिलीज होगा तो वो उतना ज़्यादा हायर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा और वो उतना ही हीटअप करेगा एनवायरनमेंट को। तो मेजर रीजन क्या हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का हो गया। और दूसरा है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल का। तो ये दोनों रीजन है इसके। अब यहाँ पे देखिए जो CO2 है तो ये एक नॉर्मल एक असेंशियल कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एक असेंशियल कंपोनेंट होता है। तो इसीलिए इसको एक हम लोग पोल्यूटेंट के कैटेगरी में नहीं रखते हैं इसको, यानी कि ये जो है एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन इनसे हो क्या रहा है कि अगर इनका पोटेंशियल अगर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर पे, तो इनसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का या अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर उसमें इंक्रीमेंट होते जा रही है। तो अब इसी तरीके से क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जितना ज़्यादा होगा तो ये इंक्रीज करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा जैसे कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CFC भी होते हैं, तो इनका भी एक रोल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने के लिए। और इनका जो है जो पोटेंशियल होता है कॉज करने के लिए तो वो CO2 से भी कहीं ज़्यादा होती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने के लिए, क्योंकि इनका जो एफिशिएंसी होता है थर्मल आई रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने का, वो CO2 के कहीं कंपैरिजन में इनका जो है वो बहुत ज़्यादा। और एक CFC मॉलिक्यूल का जो पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने के लिए, ये इतना इनका होता है कि जितना 10,000 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 करते हैं तो अकेला मात्र एक CFC मॉलिक्यूल वो कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होता है तो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CO2। तो ये इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है कि ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही क्या है कि ये कॉज कर सकता है, यानी कि टेम्परेचर उसको और इंक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर में बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं कि कैसे हम उसको कम कर सके। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए ये एक लॉन्ग टर्म राइज होता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम का, यानी कि अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है तो वो अगर एवरेजली जो टेम्परेचर उसका है वो अगर इंक्रीज करते रहती है तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे फिनोमिना इसके होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट में चेंजेस हो जाना। तो ये जो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं तो ये इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं वार्मिंग के, यानी कि इसके मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ वार्मिंग के चलते होते हैं। केवल एक ही नहीं है कि जो थर्मल रेडिएशन जो हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं जो भी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जैसे कि व्हीकल्स का रन करना हो गया। इसके अलावा और भी जो जो कल्टीवेशंस करते हैं हम लोग उसके चलते भी होती है ये। तो ये रीजन इसके बहुत सारे होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग मेजरली जो होते हैं ये, तो ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, या फिर इसके अलावा और भी जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं और जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जब एनवायरमेंट में आके यानी कि एटमॉस्फेयर में आके वहाँ पे जब ये पहुँच जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे। अब वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो क्या होगा कि जो सनलाइट है, तो सनलाइट और सोलर रेडिएशन जो भी रेज आते हैं तो उनको ये ऑब्जर्व करेंगे। और जब ये ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेडिएशन रेडिएट भी करेंगे वापस अर्थ सरफेस पे। तो जब ये अपना रेडिएशंस को री एमिट कर देंगे अर्थ सरफेस पे तो इसी से क्या होगा कि अर्थ सरफेस है वो हीटअप हो जाएगा। अब देखिए ये जो रेडिएटेड जो वेव्स होते हैं जो अर्थ सरफेस से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो ये स्केप कर सकते हैं, वापस स्पेस में भी ये जा सकते थे। लेकिन जो CO2 है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका कंसंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज करते जा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि जो रेडिएशंस वो आएंगे तो उनको ट्रैप कर लेंगे
अब वो ट्रैप कर लेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही करेगा। और एक चीज़ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो भी ये गैसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है बहुत सालों तक, ये लगभग सेंचुरीज तक ये वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो इतना ज़्यादा समय तक ये अगर वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये हीट को जैसे कि ये ट्रैप तो करेंगे ही हायर रेडिएशंस को। और इसी के चलते क्या होगा कि जो प्लानट है वो हमारा और जो है हॉट होता जाएगा। अब जैसे आप जानते भी होंगे कि डे बाय डे जो है टेम्परेचर जो है एवरेज का अर्थ सरफेस का, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते ही जा रही है। और आप लोग देखते भी होंगे कि गर्मी जो है हर साल दिन पर दिन और बढ़ते ही जा रही है। तो ये सारे रीजंस है इसके जो आपको हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसमें मेजर है CO2 जो कि कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। इसके अलावा और भी जो गैसेस होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो है इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, कि ये किस कारण से होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, CFC हो गया, तो यदि इनका अगर मात्रा जो है यदि इंक्रीज होता जाएगा, इनका प्रोपोर्शन जो है एटमॉस्फेयर में यदि और इंक्रीज होगा, तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को और ये कॉज करते जाएंगे। तो मेजरली जो है यहाँ पे CO2 और CFC जो कि मेजर है जो कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। और उसमें से भी CO2 जो है ये मेजरली कॉज करती है। अब CFC जो है ये, इनको हम लोग अब क्यों ये जैसे कि ग्रेटेस्ट कंसर्न बन चुका है, क्योंकि हम लोग इसका देखिए आजकल जो है बहुत जगह पे इनका यूज़ किया जाता है। जैसे इंसुलेटिंग जो फ्रीजर्स होती है, या फिर जो रेफ्रिजरेटर्स होता है, एयर कंडीशनर होता है, तो ये जगह पे हम लोग इनको बहुत ही तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते भी हैं आजकल। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट काउज कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके। ग्लोबल वार्मिंग, अब जैसे आप जानते हैं कि ये फिनोमिना होती है अर्थ सरफेस का हीटअप होने से ही। तो आप जानते हैं कि CFC जो है तो इनका पोटेंशियल 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है एक CO2 मॉलिक्यूल कंपेरिजन में। तो इस तरीके से ये क्या है और ज़्यादा उसके चलते ये थ्रेटनिंग काउज कर सकती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो देखिए यदि एक्सेसिव हीटिंग होगा अर्थ का, तो इसके चलते क्या होगा कि जो स्नोज है यानी कि जो ग्लेशियर्स है अंटार्कटिका रीजन में, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे मेल्ट कर जाएंगे। अब मान लीजिए कि वहाँ पे पोल्स पे या फिर अंटार्कटिक रीजन जो भी है, तो वो जब मेल्ट करेंगे तो अब क्या होगा वहाँ पे कि जो वाटर है वो इंक्रीज करेगा। अब वाटर जो लेवल है सी का वो इंक्रीज करेगा, तो जो भी कोस्टल एरियाज है तो वो उनमें फ्लडेड हो जाएंगे, वो यानी कि वो डूब सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत ही जो डेंजरस इफेक्ट है वो कॉज कर सकती है। अब देखिए जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, टेम्परेट रीजन मैंने आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपको समझाया होगा कि जो टेम्परेट रीजन, अब में रीजन में क्या होता है वहाँ पे कि जो समर होंगे वहाँ पे क्या होगा और और लॉन्गर और हॉटर होता जाएगा। क्योंकि टेम्परेट रीजन में आप देखते हैं कि जो सन है वो वहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा समय तक वो सूर्य जो है निकलते हैं या फिर आते ही रहते हैं वहाँ पे भी। तो इस कारण से क्या होगा कि जो समर होगा वो लॉन्गर होगा और ज़्यादा हॉटर होता जाएगा, और बाकी जो विंटर होगा तो वो शॉर्टर होगा और वो वार्मर होता जाएगा। और ये चीज़ आप लोग इफेक्ट देखते भी होंगे, आप लोग ने आप लोग महसूस भी किए होंगे कि एज़ कम्पेयर टू आप लोग 10 साल पहले का लीजिए और आजकल की दौर की आप बात कीजिए, और कंपैरिजन कीजिए कि जो समर है वो कितना मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन तक करा रहा है, या फिर जो हॉटर है मतलब कि और ज़्यादा हर साल इंक्रीज करते ही रह रही है कि नहीं कर रही है। तो ये चीज़ भी आप लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे। तो ये सारे रीजन है इसी के चलते। अब देखिए कि क्लाइमेट अगर वार्मर होता जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो सिटीज़ होंगे जो रहने के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएंगे। और जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो रहने के लिए भी लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो सिटी क्या होंगे, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएंगे रहने के लिए, अगर क्लाइमेट जो है इसी तरीके से इंक्रीज करता रहेगा तो। और दूसरा यहाँ पे और भी है कि जैसे मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर जो है अगर वो इंक्रीज करते रहता है अर्थ का, तो ओशियन भी होंगे तो वो भी क्या करेंगे, वार्म अप हो जाएंगे। और जो सी लेवल होगा वो राइज कर जाएगा, तो जो लो लाइंग रीजन्स है यानी कि जो कोस्टल एरियाज है तो वो फ्लडेड हो जाएंगे और वो डूब सकते हैं। तो ये सारे क्या है इसके इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों फिनोमिना जो मैंने आपको बताया था, ओजोन लेयर के बारे में, और उसके बाद हमने देखा था ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसके बारे में, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये तीनों चीज़ आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से आप लोग पढ़ना और इसको नोट भी करते चलना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में ही पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम थ्रेट टू द वर्ल्ड इज फ्रॉम, यानी कि विश्व के लिए अधिकतम खतरा इनमें से किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप लोग को इस ऑप्शन को देखते हुए ही और आपको जो भी तर्क अच्छा लगेगा उसको देखते हुए आपको आंसर को मार्क करना होगा। तो पहला देखिए ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा ओजोन होल है,
तीसरा दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन है और चौथा आपका दिया हुआ है सॉइल इरोजन है। तो देखिए इनमें से जो भी आपका दिया हुआ है तो जो मैक्सिमम थ्रेट जो है वर्ल्ड के लिए तो वो है ग्लोबल वार्मिंग से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों? क्योंकि इसके चलते बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सी लेवल इंक्रीज करना, तो उसके चलते जो जो कोस्टल एरियाज होंगे तो वो क्या करेंगे, फ्लडेड हो सकते हैं, तो वो पूरी तरह से जो शहर में जो बसे हुए लोग हैं वो पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सिटीज़ होंगे तो वो रहने के लिए और ज़्यादा हॉटर होते जाएंगे, तो पीपल को या लोगों को दिक्कत और परेशानी होगी ही होगी। इसके अलावा और भी इसके इफेक्ट्स है, ये आप लोग खुद से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या इसके होंगे, लेकिन मैक्सिमम थ्रेट इनमें से जो है आपका तो वो ग्लोबल वार्मिंग से ही होगा। और दूसरा इसी में आपका दिया हुआ है कि वाटर पोल्यूशन से। देखिए वाटर पोल्यूशन से भी थ्रेट तो होती ही है लोगों को, लेकिन मैक्सिमम उतना नहीं होगा जितना ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकती है। फिर अगला उसमें आपका दिया हुआ है ओजोन होल का भी। ओजोन होल के चलते भी है, लेकिन इसका उतना कम नहीं होगा कंपैरिजन में ग्लोबल वार्मिंग का। और बाकी जो सॉइल इरोजन है तो सॉइल इरोजन से भी होते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते हुए आपको चलना है यहाँ पे, तो इसमें आपका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का इनमें से कौन सा एक इफेक्ट होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेनिंग सी लेवल। तो सी लेवल तो कभी मेंटेन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो जो ग्लेशियर्स होंगे वो पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उसके चलते जो सी लेवल है वो राइज कर जाएगा, तो मेंटेन तो कभी होगा भी नहीं। तो फिर अगला देखिए है कि प्रॉपर रेनफॉल। रेनफॉल भी प्रॉपर हो तो ये भी नहीं हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्योंकि देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसके चलते जो रेनफॉल है तो कहीं पे ज़्यादा हो सकती है और कहीं पे बहुत ही कम हो सकती है, तो प्रॉपर रेनफॉल तो होगा, ये भी नहीं इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का। फिर अगला देखिए डिजर्टिफिकेशन और दिया हुआ अफॉरेस्टेशन। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है डिजर्टिफिकेशन, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि बंजर हो जाना कोई चीज़, या फिर वहाँ पे मरुस्थल भूमि हो जाना, यानी कि जो है वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाना, और क्रॉप जो है वहाँ पे मतलब कि फर्टिलिटी उसके सारे चीज़ को ख़त्म हो जाना। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हीट ज़्यादा पड़ेगा, और जितने भी सोर्स होंगे वाटर के तो वो सूख सकते हैं। तो इसके चलते जो डिजर्टिफिकेशन है तो ये हो सकता है एक इफेक्ट इसका हो सकता है। और अगला दिया हुआ है अफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ट्रीज को लगाना या प्लांटेशन करना अगेन, अब ऐसे जगह पे जहाँ पे पहले से कोई भी फॉरेस्ट एरियाज ना हो, यानी कि ट्रीज वहाँ पे नहीं हो प्लांटेड किए गए हो, तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो ये तो होगा भी नहीं। तो इसलिए क्या होगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इनमें से कौन सा है कॉज करती है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए जो है आपका इकोनॉमिक्स, अब जो ये जो हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट आपका हम पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका एक दो लेक्चर में और फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद और भी जो जो सब्जेक्ट हैं आपके इम्पोर्टेंट जो है इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी हम आपका कवर कराते चलेंगे इसी तरीके से। तो आप लोग बस बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।